हरे कृष्णा। तो लास्ट वीडियो में हमने डज गॉड एग्जिस्ट जो डिबेट हुई थी उसका रिव्यू किया था, 1 घंटे का डिटेल्ड एनालिसिस किया था। और उसके पहले हमारी सीरीज़ का जो पार्ट था उसमें हमने एंट्रोपी का पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 में एंटर करने वाले हैं, जो एंट्रोपी का थोड़ा सा अपर वर्जन है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। एंट्रोपी के बेसिक्स हमने उस वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप फिर से देख के आ सकते हैं। बेसिकली उसका मतलब यही है कि चीज़ें किस प्रकार से हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाती है, ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज स्टेट में जाती है। मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप जाके देख सकते हैं। असल में एंट्रोपी ये इतना बड़ा टॉपिक है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंट्रोपी से इम्पॉर्टेंट एक्चुअली में कुछ है नहीं फिजिक्स में। अगर देखा जाए तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करके देती है जिसका हिसाब नहीं है। ये बहुत ही अंडररेटेड और मिसअंडरस्टूड और अंडर अंडरस्टूड टर्म है, क्योंकि एंट्रोपी में हमें टाइम ट्रैवलिंग के विषय में भी पता चलेगा कि क्या टाइम ट्रैवलिंग संभव है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या पास्ट में संभव है या फ्यूचर में संभव है क्या नहीं है। हर एक चीज़ हमें एंट्रोपी में पता चलती है। एंट्रोपी हमें ईश्वर की तरफ लेके जाता है। एंट्रोपी हमें मल्टीवर्स को समझाता है। और एंट्रोपी ही हमें ये जो थियोरीज है, बिग बैंग और बिग बाउंस भी करके एक थियोरी है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, उसे भी एंट्रोपी हमें समझाता है। बिग बैंग तो आप सभी को पता ही है कि एक अल्टीमेटली एक दिन ब्लास्ट हुआ था एक बहुत ही कंडेंस्ड पॉइंट में। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें रैंडमली फैल गई, टाइम और स्पेस का फैब्रिक फैलता गया और फिर इवेंचुअली चीज़ें ऑर्गेनाइज होती गई और हमारा यूनिवर्स बन गया। ठीक है। अब जब ये बिग बैंग से बना हुआ यूनिवर्स नष्ट होता है, समाप्त होता है, उसके बाद वापस एक बिग बाउंस होता है, यानी यूनिवर्स फिर से एक पॉइंट में आ जाता है और वापस से फिर ब्लास्ट करके फिर से ऑर्गेनाइज स्टेट में जाने की कोशिश करता है, फिर से नया यूनिवर्स बनने की कोशिश करता है। तो उसको बोलते हैं बिग बाउंस। एंट्रोपी ही हमें समझाती है कि क्यों बिग बाउंस किस प्रकार से पॉसिबल नहीं है तो किस लिमिटेड एक्सटेंट तक है, और क्यों यहाँ पे ईश्वर की ज़रूरत है। और अगर ईश्वर नहीं होंगे पिक्चर में तो क्रिएशन परमानेंटली ही ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्रिएशन एक पॉइंट पे शुरू हुई थी और एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो भी एंट्रोपी बताएगी आपको, एंट्रोपी खुद ही सवाल क्रिएट करती है, खुद ही उसका उत्तर दे देती है, हमें बस समझने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, एंट्रोपी में यहाँ से इसका मतलब क्या है, और मैं एक बहुत अलग एक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ, वो भी आप समझिएगा। फ्यूल और इंजन के कंपैरिजन को लेके, उसका एग्जांपल लेके। हाई एनर्जी मतलब क्या होता है पता है? जैसे मैं यहाँ पे कोई भी मनुष्य खड़ा है एक जगह, एक स्थान पे खड़ा है, फर्श पर खड़ा है, तो खड़े रहने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता है और इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। ठीक है। और विल, ये 3 चीज़ है, एनर्जी, इंटेलिजेंस एंड विल। अगर ये 3 चीज़ नहीं होंगी तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। कोई बोल सकता है कि विल की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी और इंटेलिजेंस पर्याप्त है, पर नहीं। जब आप अल्टीमेटली स्टेज 1 पे जाएंगे तो आपको विल भी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने ये सॉल्व किया नहीं है। इनिशियल फर्स्ट कॉज कहाँ से आया ये अभी तक पता चला नहीं है। आप लोग हवा में बोल रहे हैं बिग बैंग वाले कि रैंडम है, आउट ऑफ नोवेयर हो गया। ऐसे नहीं होता, एंट्रोपी ऐसे काम नहीं करती। जब तक आप एक्सटर्नल फैक्टर से विल ना लगाएं तब तक नहीं चलता, और ये कोई भी इसको प्रूफ नहीं कर सकता, गलत साबित नहीं कर सकता। कि कॉन्टिंजेंट आर्ग्यूमेंट यही है, ये कंटिंजेंसी का आर्ग्यूमेंट यही है कि फर्स्ट कॉज आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनिशियली हम फर्स्ट कॉज को साइड में रखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं फोर्स और इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जब आप एक ज़मीन पे फर्श पे सीधे खड़े हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, दैट इज़ फोर्स। एंड बैलेंस बनाने का, कैसे आपको खड़ा होना है, एक पैर और दूसरे पैर के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस, और वो सीधे रहने चाहिए, और आपको हाथ भी ऐसे रखने हैं, शरीर भी ऐसे, पोस्चर ऐसे रखना है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। और उस इंटेलिजेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो दूसरी फैक्टर। तो विल, इंटेलिजेंस एंड फोर्स, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है एक सिंपल सा टास्क खड़े होने के लिए, बैलेंस बना के। जब एक मनुष्य थक जाता है या मर जाता है, जब हम कहते हैं ना इसकी एनर्जी लो हो रही है, तो लो एनर्जी में क्या होता है, जब वो थक जाता है तब क्या होता है कि वो खड़ा नहीं रह पाता है। क्यों? इंटेलिजेंस तो है उसके पास खड़ा होने की, बट एनर्जी नहीं। हम ये नहीं कहते कि इसके पास इंटेलिजेंस कम हो गई है, ये मूर्ख हो गया है अभी। जब कोई इंसान थक जाता है हम उसे मूर्ख नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये थक गया है, इसकी इसमें एनर्जी नहीं बची अब। क्योंकि हाई एनर्जी मतलब हाई परफॉर्मिंग टास्क, हाई परफॉर्मेंस वाले टास्क, और लो एनर्जी मतलब परफॉर्मेंस नहीं आने वाली, आपको वर्क नहीं मिलेगा। तो
अब इस स्थिति में क्या होगा कि वो इंसान खड़े होने की जगह वो बैठ जाएगा एनर्जी थोड़ी लो होने पर, और एनर्जी लो होगी ना तो वो लेट जाएगा, वो पूरा फैल जाएगा फर्श पे। क्यों? एंट्रोपी। अगेन एंट्रोपी लो एनर्जी की तरफ जाती है हर स्थिति में, चाहे आप ग्रोस लेवल पे देखो चाहे क्वांटम लेवल पे देखो। कोई ये पूछता रहता है कि क्या एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटम लेवल पे काम करते हैं? देखिए कुछ फिजिक्स के लॉज है ना, क्वांटम और ग्रोस क्लासिकल इस चीज़ से परे होते हैं, तो एंट्रोपी को कोई प्रयोजन नहीं है क्वांटम या क्लासिकल से। ठीक है, ये एटम्स पर ही काम करता है, और क्वांटम मतलब ही यही होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर, यानी इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, जो एटम्स के भी अंदर का जो रियाल्म है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियर रियाल्म है, उसकी फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, पार्टिकल फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो जो चीज़ पार्टिकल फिजिक्स पर भी अप्लाई हो रही है उसे हमें अलग से लेबल करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये क्वांटम फिजिक्स पर अप्लाई होती है या नहीं। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है, क्या थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी क्वांटम लेवल पे काम करती है? जी हाँ, करती है। जो हमने मनुष्य के खड़े रहने का एग्जाम्पल लिया था, वापस आते हैं उस पर। मनुष्य जब खड़ा था तो उसके पास इंटेलिजेंस भी थी, विल भी था, एनर्जी और यानी फोर्स भी था। जब उसमें से क्या कहते हैं, अगर आप एनर्जी रखोगे और इंटेलिजेंस निकाल लोगे तो क्या होगा पता है? वो कैसे खड़ा होगा? उसमें एनर्जी बहुत है, वो उछल कूद कर सकता है, वो जंप कर सकता है, वो कुछ भी करेगा, कहीं जाके अपने आप को कोलाइड कर लेगा दीवार से, वो कुछ भी कर लेगा, वो लेट लेट के उछल जाएगा, बैठ जाएगा, वो स्क्वाट मारने लग जाएगा, पुशअप्स मारने लग जाएगा, कुछ भी कर सकता है, वो रैंडम चीज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस नहीं है बट एनर्जी है। ओके, बट अगर आप उसमें से इंटेलिजेंस रहने दो और एनर्जी निकाल लो तो उसके पास विल भी है और इंटेलिजेंस भी है, वो चाह रहा है कि वो खड़ा हो जाए, विल है उसके अंदर, और खड़ा होना उसे आता भी है, उसे पता है कि दो पैर पे बैलेंस बना के मुझे खड़ा होना है, बट उसके पास एनर्जी नहीं है सफिशिएंट, इसलिए वो थक कर बैठ जाएगा। यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ गए, आप समझे? और यहाँ पे एनर्जी से तात्पर्य है हीट एनर्जी, क्योंकि वो हर जगह काम करती है, सिर्फ हीट पर काम नहीं करती। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है कि एंट्रोपी में डायरेक्टली वो हीट की बात करता है क्लासिकल फिजिक्स में, बट एंट्रोपी हर जगह अप्लाई होती है, हर तरह की एनर्जी पर अप्लाई होती है। तो जब एनर्जी कम होगी वो बैठ जाएगा, और एनर्जी कम होगी तब वो लेट जाएगा, और उसके लेटने की जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं होगी। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम स्ट्रेट लेटा है, हाथ ऐसे सावधान वाली पोजीशन में, पैर उसके एकदम स्ट्रेट है। लेट वो कैसे भी जाएगा, वो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर और कालदेश परिस्थिति पर और फर्श कैसा है उस पर निर्भर करता है। वो कैसा भी रैंडम हो सकता है, उसके हाथ इधर, पैर इधर, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। अब एक मृत शरीर तो कैसे भी गिर जाता है, उसको थोड़ी कोई पड़ी है अपनी, तो वहाँ से तो उसकी इंटेलिजेंस भी चली गई और उसकी एनर्जी भी चली गई और विल भी चली गई एक मृत शरीर में। तो पर बिना एनर्जी के भी आप सिर्फ रैंडमनेस की तरफ ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है, एक पैरालाइज्ड व्यक्ति है, अब उसके पास विल है और इंटेलिजेंस है खड़े होने की, वो देख रहा है लोगों को, बट क्योंकि वो स्वयं पैरालाइज्ड है, वो खुद के हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहा है, तो इसलिए जब वो व्हील चेयर से गिर जाता है वो वापस स्वयं को स्टेबल नहीं कर पाता। वो करना चाह रहा है बट कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है, वो उसका शरीर उसे अलाउ नहीं कर रहा, तो वो बेचारा पड़ा हुआ रहता है कैसी भी अजीब सी पोजीशन पे। तो इसको कहते हैं एंट्रोपी, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ जाना। और लो एनर्जी रैंडम हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने पानी को एक बर्तन में रखा हुआ है, तो वो उस बर्तन का शेप लेके, उस बर्तन की इंटेलिजेंस को यूज़ करके, उसका फोर्स देख के वो उस शेप में है, उस बर्तन में टिका हुआ है। जैसे ही आप उस बर्तन में से उस पानी को नीचे गिर दोगे वो फैल जाएगा। एक धागे में आपने मोती पिरोए हुए हैं, अगर वो धागा निकला तो पिरोए हुए मोती यहाँ वहाँ फैल जाएंगे। और वो धागा आप कहीं भी गोल 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 करके टांग दो, चाहे उसको सीधा लटका दो, कैसे भी कर दो, वो धागे की जो इंटेलिजेंस है उसी तरह से मोती अपने आप को शेप देते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और पिरोए रहेंगे, जब तक धागे के अंदर वो पर्याप्त फोर्स और इंटेलिजेंस और विल रहेगी। जैसे वो मोती धागे से अलग हुए वो मोती फैल जाएंगे, उनका कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा। आई होप आपको एंट्रोपी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसीलिए आपको मैं एक बोनस एग्जाम्पल दे देता हूँ इस मोती वाले एग्जाम्पल से। ये और किसी का नहीं, अल्टीमेटली हमारे शास्त्र का है। वासुदेव कृष्ण भगवत गीता में ये कह रहे हैं, भगवत गीता 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्ता परत्र नान्यत्रम किंचित नस्ति धनंजय मयि सर्वविदम प्रोक्त सूत्रे मणिगणा इव। यानी हे धनंजय, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। जब मैंने आपसे कहा था ना कॉन्टिंजेंसी कॉन्टिंजेंसी कॉन्टिंजेंट, तो यही है, यही वो कृष्ण वो बेसिक तत्व है, वो
एनर्जी के जो ओनर हैं, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जेटिक है। अब एनर्जी और एनर्जेटिक क्या होता है, शक्ति शक्तिमान क्या होता है, वो आपको आगे पता चलेगा। बट शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि कृष्ण कह रहे हैं मई सर्वविदम प्रोक्ता सूत्रे मणिगणैव, यानी मैं वो धागा हूँ जिस पर, मैं वो सूत्र हूँ जिस पर ये सारे मोती यानी ये जीव और ये प्रकृति, ये संसार, ये यूनिवर्स पिरोए हुए हैं। इस हम सब मोती हैं, हम जीव, ये प्रकृति, और कृष्ण वो सूत्र है, वो धागा है जिस पर ये टिके हुए हैं, जिस पर ये डिपेंडेंट है। ये कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। आपको भगवत गीता में इतनी फिजिक्स मिलेगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हर एक चीज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको भगवत गीता में मिल जाएगी। मैं रेफरेंस देता चलूँगा साथ ही साथ। ये एंट्रोपी के एग्जाम्पल्स शास्त्रीय है, ये एक एग्जाम्पल नहीं है। आपको भागवतम में और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। कभी आप सोचेंगे अरे ये तो बड़ा सिंपल सा था, वो मोती और धागे वाला तो बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है। आपको भागवतम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। भगवत गीता सबका कंक्लूजन है, इसलिए मैं एक शास्त्र से और मैं भगवत गीता की तरफ ही सबको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि भागवतम, वेदांत सूत्र, हर एक चीज़ का जो सार है अल्टीमेटली भगवत गीता है। तो अल्टीमेटली आपका ध्यान सबसे पहले भगवत गीता पर जाना चाहिए। उस पर भी नहीं गया, एक 700 श्लोकों की पुस्तक पर भी आपका ध्यान नहीं गया, तो आप बड़े बड़े वेदांत सूत्र और पुराण क्या पढ़ेंगे 18,000 श्लोक वाले, 335 चैप्टर वाली। ये हमने देखा किसी व्यक्ति के खड़े होने वाला एग्जाम्पल। अब हम आते हैं इंजन वाले एग्जाम्पल पे। उससे हमको ये पता चलेगा कि एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों चाहिए, अलग से आपको एनर्जी ही क्यों चाहिए, और कोई एक्सटर्नल विल ही क्यों चाहिए। हमने ये देखा कि फोर्स ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है, इंटेलिजेंस ज़रूरी है। अब विल पे आते हैं, ठीक है, विल पे आते हैं। अब होता क्या है कि हम एक कार के या बाइक के या किसी भी इंजन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक इंजन में बेसिकली क्या होता है, वो एक मैकेनिज्म होता है, इंटेलिजेंस से क्रिएट और विल से अगेन क्रिएट किया हुआ मैकेनिज्म। अगर विल को ही हम प्रूव कर रहे हैं तो हम विल का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। इंटेलिजेंस से क्रिएट किया हुआ एक मैकेनिज्म है, उसमें आप एक्सटर्नली फ्यूल डालते हैं, तब जाके वो फ्यूल को बर्न करता है। कुछ फ्यूल को वो रेडिएट करके हीट के रूप में बाहर छोड़ देता है, और कुछ फ्यूल से वो गैसेस जनरेट करके इंजन को फोर्स करता है कि वो गाड़ी को धक्का मारे और आगे बढ़ाए, जैसा भी ड्राइवर उसे डायरेक्शन दे रहा है, स्टीयरिंग व्हील के थ्रू और गियर्स के थ्रू। ठीक है, बेसिकली ये एक कार होती है। कुछ मैक्सिमम एनर्जी हीट के रूप में बाहर रिलीज हो जाती है, और कुछ एनर्जी जो बर्न होके कार में ही सर्कुलेट होती है, वो कार को पुश करती है कि वो आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक इंजन है। इंजन का मैकेनिज्म इतना सही है। अब लोगों ने क्या सोचा कि इसको है ना साइक्लिक कर देते हैं, यानी इनफाइनाइट फ्यूल ग्लिच। होता क्या है इसका मतलब, उन लोगों ने क्या सोचा कि बार बार फ्यूल डालने से अच्छा अब ये जो हीट बाहर छोड़ रहा है, इसी हीट को, ये जो ठंडा करके बाहर छोड़ रहा है, इसी को हम वापस गाड़ी के अंदर लेके गर्म कर दें, तो वापस यही चीज़ फ्यूल बन जाएगी। आप समझ रहे? गाड़ी क्या करती है कि कुछ पेट्रोल जला देती है, बाहर उड़ा देती है, और कुछ यूज़ करके गाड़ी आगे बढ़वा देती है। अब लोगों ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कुछ समय के, ये पहले की बात है, 1900s की बात है ये, जब इंजन्स और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, नया नया डेवलप हो रहा था, उस समय की बात है। लोगों ने क्या सोचा कि ये जो बाहर धुआं रिलीज हो रहा है, इसको हम रोक के अंदर ही इसको सर्कुलेट करवा देते हैं, ताकि ये वापस फ्यूल पे कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि वाटर साइकिल हमने देखी है कि बर्फ़ को ठंडा करो तो पानी बन जाता है, और ठंडा करो तो गैसेस, बर्फ़ को गर्म करो तो पानी बन जाता है, और गर्म करो तो हवा बन जाती है एवेपोरेट होके। हवा को ठंडा करो तो पानी बन जाएगा, और ठंडा करो तो बर्फ़ बन जाएगा। यही साइकिल साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम इंजन के साथ भी कर लेंगे। तो क्या होगा, हमने एक बार इनिशियली फ्यूल डाल दिया, उसके बाद वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा, तो हमें अलग से बार बार फ्यूल नहीं डालना पड़ेगा। गर्म करेगा, ठंडा करेगा, घुमाता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। इनफाइनाइट ग्लिच हो जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। मगर ये संभव नहीं हो पाया। यूनिवर्स आपको ये करना अलाउ ही नहीं करता। एंट्रोपी ये चीज़ अलाउ ही नहीं करती कि आप इंटेलिजेंस के साथ और नए विल के साथ अगर आप फ्यूल नहीं डालेंगे तो फिर वो कार चलेगी ही नहीं। अब यहाँ पे ना पास्ट और फ्यूचर वाली भी चीज़ आ जाती है। वो पास्ट और फ्यूचर, टाइम ट्रैवल की जब बात आती है ना, हम वो भी कवर करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ये है, कार के इंजन वाले एग्जाम्पल से तात्पर्य ये है कि आपको बार बार नई एनर्जी सिस्टम में छोड़नी पड़ेगी, इंटेलिजेंस और विल लगा के। जब तक आप नई एनर्जी नहीं छोड़ोगे, नया फ्यूल कार में नहीं डालोगे, कार फिर से उसको रिवर्सिबल करके रीयूज नहीं करेगी। एक बार जो एनर्जी यूज हो गई वो हो गई। आपको लग रहा है कि आप बेवकूफ़ बना दोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि हीट लूज हो ही रही है,
कहीं ना कहीं से हीट लूज हो रही है और इवेंचुअली ये कार रुक जाएगी, फ्यूल खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कुछ भी दिमाग लगा के, और लास्ट में ये थियरी एंट्रोपी से साबित हुई कि नहीं, हमें एक्सटर्नली फ्यूल डालना ही पड़ेगा, बार बार डालना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बार टैंक फुल किया और उसी को सिस्टम में दोबारा घुमाए जा रहे हैं, रीयूज किए जा रहे हैं। तो उस फ्यूल को रीयूज नहीं किया जा सकता दोबारा, उसको नेचर की नेचुरल साइकिल से होके गुजरना पड़ेगा। वो वापस ज़मीन में क्रूड ऑयल के रूप में आएगा, तब भी हम कर पाएंगे। हम अलग से नहीं कर सकते उसे, इंजन में ही दोबारा उसे रीप्रोसेस नहीं कर सकते। ये साइंटिस्ट ने समझा, और यही चीज़ हमारे ब्रह्मांड की हर एक चीज़ पर अप्लाई होती है। यही लॉजिक हर एक चीज़ पर अप्लाई होता है, चाहे आप चाय बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये वो। इसको बहुत एक बेकार से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए, शायद आपको समझ में आ जाए कि यूनिवर्स की अपनी साइकिल और अपनी इंटेलिजेंस को आप खिलाफ नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते, मैं आपको बताता हूँ। नेचर ने जो मैकेनिज्म बनाया है, जिस तरह से बनाया है, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ये इंजन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों को समझ में आ गया होगा तो आ गया होगा। जिनको ये नहीं आया उनको मैं एक बड़ा ही बेकार सा एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। क्षमा करिएगा मुझे एग्जाम्पल के लिए, बट ये बहुत आवश्यक है। आप खाना खाते हैं और आप पानी भी पीते हैं, आप सॉलिड्स भी इंटेक करते हैं, आप लिक्विड्स भी इंटेक करते हैं, और उसके बदले में आपका शरीर उसे प्रोसेस करके बदले में सॉलिड और लिक्विड रिलीज भी करता है मल मूत्र के रूप में। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया, पेट भर के आपने पानी पी लिया, उसके बाद जो मूत्र आपने त्यागा, क्या वही पी के दोबारा आप अपनी पानी की प्यास बुझा सकते हैं? और क्या ही वो मूत्र वापस आप रिलीज करके वापस उसे पी सकते हैं? ये कितनी बार चलेगा? क्या आप इस पे जिंदा रह सकते हैं? सेम चीज मल के साथ, क्या आप मल खा खा के अपने खाने की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? अरे कोई एकदम पागल आदमी होगा, दिमाग से रिटार्डेड होगा, उसकी इंटेलिजेंस अगर छीन ली गई है, उसे टेस्ट का भी बोध नहीं है, उसके टेस्ट बड्स मर चुके हैं, क्या फिर भी वो मल मूत्र इनटेक करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है? क्या जिंदा रह सकता है? वो सर्वाइव कर सकता है? आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल में आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि हाउ एंट्रोपी वर्क्स, हाउ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सटर्नल विल is required to complete the job, to keep the mechanism, keep the system running. जिस तरह आप मल मूत्र नहीं खा सकते, आपको नया खाना और नया फ्रेश पानी ही पीना पड़ेगा, सिस्टम को देना पड़ेगा अगर ये शरीर चलाना है तो, उसी प्रकार कार के इंजन को भी आपको नया फ्यूल, नए इंटेलिजेंस के साथ देना ही पड़ेगा। वो दोबारा उसको रीयूज नहीं कर सकती। ये सॉलिड और लिक्विड की बात तो ये हो गई। आप गैशियस पे आते हैं, आप सांस लेते हैं, आपको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए और आप बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, किसी और को छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड क्या आप वापस ले सकते हैं अपने अंदर और अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? आपके लंग्स को जो चाहिए, आपको लंग्स में कुछ गैशियस चाहिए ना, कुछ स्पेसिफिक, तो बाकी इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्या वो आप लेके अपनी गैशियस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? नहीं ना। आपको ऑक्सीजन ही चाहिए जो एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा हो, आपको एक्सटर्नल फैक्टर से ही एनर्जी चाहिए अपना ये मैकेनिज्म चलाने के लिए, चाहे वो खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, आपको अलग से ही रिसोर्सेज चाहिए। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। नेचर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म जो कि ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मैं इसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तो और भी है, जानवर भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, पर सबसे ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड ये ह्यूमन बॉडी है। जब ये ऐसा काम नहीं कर सकती, इसको भी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो आप एक गाड़ी के इंजन में ये कहाँ से डाल रहे हैं? सोचना चाहिए आपको, ये बात सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है ये। इसीलिए कहते हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाइज होता है और उसमें ना ज़्यादा रजस नहीं होता, रजोगुण नहीं होता। रजोगुण यानी बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कामना नहीं होती, क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा इसमें और रिजल्ट मिलेगा थोड़ा सा। आपको पता है इसका जो रिजल्ट था आज भी 50% के ऊपर जा नहीं पाया, और वो भी बहुत ज़्यादा करने पे। यानी आप जो फ्यूल डालते हैं एक कार में, ठीक है, वो है ना, जितना आप फ्यूल डालते हैं, जितनी उसमें एनर्जी डालते हैं, उसका आपको 100% थोड़ी मिलता है। मैक्सिमम तो बाहर हीट के रूप में लूज हो जाता है, आपको थोड़ी मिलता है 100%। जो आप खाना खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, पूरा 100% थोड़ी आपकी बॉडी को लग जाता है। आधे से ज़्यादा तो मल मूत्र में रिलीज हो जाता है, आधे से ज़्यादा से कुछ परसेंटेज होता है। आई डोंट नो, मैं आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, तो अच्छा खासा पार्ट उसमें रिलीज हो जाता है। वैसे ही कार का भी अच्छा खासा पार्ट हीट में रेडिएट हो जाता है, हीट के रूप में।
तो आपको पूरा नहीं मिलता है कभी भी किसी चीज़ का, कभी आपको लग रहा हो। आपको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल विल, एक्सटर्नल फोर्स लगानी ही पड़ेगी सिस्टम में। और हम यहाँ पे छोटे छोटे मैकेनिज्म में तो लगा लेते हैं, हम अपने खुद के बॉडी को फीड कर लेते हैं, कार इंजन बना लेते हैं, तो छोटी छोटी बातें हो गई। यही चीज़ ब्रह्मांड पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। जब आप सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, इतनी बड़ी बड़ी क्रिएशंस आप कर रहे हैं, तो ये सेम सिद्धांत वहाँ भी अप्लाई होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों टाइम पास्ट से फ्यूचर में ही जाता है। अगले वीडियो में, वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस एंट्रोपी के पार्ट 3 में, क्यों टाइम पास्ट से फ्यूचर में ही जाता है, क्यों पास्ट ट्रैवलिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों हम ना फ्यूचर में जा सकते हैं ना पास्ट में जा सकते हैं। मैं अभी से आपको स्पॉइलर दे देता हूँ कि हाँ, हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, ओके, ना ही शास्त्रों के हिसाब से, ना ही साइंस के हिसाब से। मैं ये आपको प्रूफ कर दूंगा वेरी नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल मत मिस करिएगा। आई होप आपको ये मैकेनिज्म वाली चीज़, पहले एंट्रोपी के पार्ट 1 में हमने ये देखा कि वो रैंडमनेस है, इस सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि हमें अलग से एनर्जी, विजडम यानी इंटेलिजेंस और विल चाहिए ही चाहिए। तो ब्रह्मांड पर भी ये सेम अप्लाई होता है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रॉय करने के लिए भी भगवान चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाने के लिए या मेंटेनेंस के लिए भगवान चाहिए, डिस्ट्रॉय के लिए भी भगवान चाहिए। अगर भगवान नहीं होंगे ना पिक्चर में, तो ये यूनिवर्स एक दिन बहुत बुरा कोलैप्स करेगा और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मैं प्रूफ करूंगा आपको अगले वीडियो में। आई होप आपको ये सारे के सारे टेक्निकल चीज़ें समझ में आई होंगी। ये आप दोबारा देख सकते हैं, आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि शायद ये डिस्कोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बट आई थिंक कि वो जो मनुष्य वाला जो एग्जाम्पल था, वो मलमूत्र वाला, खाना खा के 1 टाइम मलमूत्र वाला एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो। उससे सरल में और कुछ कर नहीं सकता आपके लिए। हर साइंटिफिक थियरी चीख चीख कर कह रही है कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है, हमें बस उसे देखने की ज़रूरत है, वो विजन चाहिए। अगेन मैं फिर से आपको ये कह दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन में मेरा कोई हाथ नहीं है। ऑल थैंक्स, ऑल क्रेडिट्स, ऑल रिगार्ड्स, ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।